नमस्कार दोस्तों। मेरा हिंदुत्व हर व्यक्ति को, सभी धर्मों को समान आदर करना सिखाता है। मेरा राम राज्य का रहस्य इसी में निहित है। यह बात महात्मा गांधी ने 1947 में कही थी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। और उन्होंने जब यह बात कही थी तो उस भारत के संदर्भ में कही थी जिस भारत को इस राम राज्य की आवश्यकता थी। और इसी राम राज्य की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जहां सभी धर्मों का आदर हो और सभी को आदर करना सिखाता हो। जी हां, और इसीलिए शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कोई भी लोकतंत्र अभाव, गरीबी और असमानता के साथ लंबे समय तक नहीं चल सकता। यानी अभाव को खत्म करना होगा, गरीबी को खत्म करना होगा, असमानता को खत्म करना होगा। इस नीति पर पंडित नेहरू ने भारत की सत्ता को आगे बढ़ाया था, और यह सोच थी, यह उद्देश्य था। इसीलिए हमारे संविधान में समानता की बात है, सभी धर्मों के बराबरी की बात है। और यह सब सोच जब होती है तब यह देश बनता है। तो इसीलिए गांधी जी एक और बात कहते थे, मैं ऐसे भारत का स्वप्न देखता हूं जहां ऊंच नीच का कोई भेद ना हो। अब आप सोचिए, ये मैं आपको 3 कोट इसलिए बता रहा हूं, आज के हालात क्या है। आज जो हमारा प्रधानमंत्री है पिछले 11 साल से है, और 11 साल पहले जब वो प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का, तब तमाम जगह यही बातें कहता था जो पंडित नेहरू ने कही, जो महात्मा गांधी ने कही। लेकिन आज वो जो कर रहा है बिल्कुल इससे उल्टा कर रहा है। आज देश असमानता में समा रहा है, आज देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज भारत को दुनिया में अविश्वसनीय देश के तौर पे देखा जाता है, संकट के तौर पे। हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पनौती हो गया है इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के तमाम परिवारों के लिए, क्योंकि वो सिर्फ चंद पूंजीपतियों के एजेंट के तौर पे काम करता है। शायद यही वजह है कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा 50 साल का जो रिकॉर्ड मौजूद है, उस रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त में, और इतनी बड़ी बेरोजगार आबादी हो जिस देश में, सोचिए कितना चिंताजनक है। यानी भारत का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है। और जब अंधकार में हो तो कोई भी व्यक्ति कहेगा इस अंधकार से तो मुक्ति मिलनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। तो रोशनी होगी कैसे? इसके लिए सोचने, करने, दूरदर्शिता की जरूरत है। इसके लिए वह नीतियां लाने की जरूरत है, योजनाएं लाने की जरूरत है। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर देने से नहीं होता है, उसके लिए काम करना होता है। एक देश एक टैक्स की बात बोलना आसान है, लेकिन वो किया नहीं जाता है। जीएसटी के नाम पे इतने स्लैब बना दिए जाते हैं कि आप उसी में फंसे रह जाए। कमाई कौन करे? सीए करे। इसी तरीके से कमाई कौन करे इस देश में? अडानी अंबानी करे। आपके उद्योग बंद होंगे। भारत के 38 लाख एमएसएमई के उद्योग बंद हो गए, 38 लाख। और एक उद्योग में 6 से कम काम लोग नहीं करते हैं। 6 आदमी से लेके 20 आदमी तक काम करते थे। यदि आप औसत में मिनिमम भी जोड़ लीजिए, 6 जोड़ लीजिए, तो आप सोचिए कितने परिवार इससे पलते। और आज आपने क्या कर दिया?
आज आपने देश को न्यू ला के फंसा दिया है, इस संकट की घड़ी में ला के फंसा दिया। आपकी सोच में नहीं। एक समय में मेरे घर में भी तमाम सारे अफसर हैं, और जब वो पढ़ के निकले, काबिलियत के साथ उन्होंने एग्जाम दिए और सेलेक्ट हुए, तो वो कहीं अपॉइंटमेंट लेटर लेने नहीं गए थे, घर में डाकिया लेके आया था। और डाकिया लेके आता था, मेरा खुद का भी डाकिया ही लेके आया था। और डाकिया जब लेके आया, तो अब आप सोचिए कि उसके बाद में उसी को ही एक बख्शीश, वो कहता था अरे वो आया है, बख्शीश दी जाती थी खुशी में, चलो तुम भी मिठाई खाना। और आज क्या स्थिति हो रही है? आज साहब अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आयोजन किए जाते हैं। नेताजी बड़े बड़े वो करके और वहां से अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे बांटते हैं जैसे वो भीख दे रहे हो, हमारा तो कोई योगदान ही नहीं है, और वो दे के हम पे एहसान कर रहे हो, उस तरह नजर आता है। तब आता है तरस अपने पे, क्या हम में कुछ काबिलियत है जो हम ये लेटर लेने आए? लेकिन साहब ऐसे आयोजन हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देश के अंदर सब खत्म कर दिया, विजन नहीं है। आप देखिए, यही अंतर है राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं जिसके हाथ में कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन उनके हर जन्मदिन पर वो एक जॉब फेयर लगवाते हैं, और वो युवक कांग्रेस और एनएसयूआई लगवाते हैं, और उसमें तमाम देश के कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है, दुनिया की कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है कि योग्य युवाओं को रोजगार मिल सके, जिसे जॉब फेयर कहते हैं। इस बार भी 19 जून को लग रहा है, और उसमें नौकरी दिलाने की कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब भी 20,000 से अधिक लोग इसके लिए रजिस्टर हो चुके। अब आप सोचिए, यदि इनमें आधों को भी नौकरी मिल गई तो 10,000 परिवार चलेंगे। 10,000 परिवारों का भविष्य सुधरेगा, संभलेगा। तो यह स्थिति, ये देने की नियत कहलाती है, और यही नियत तो पंडित नेहरू ने दी थी। लेकिन यहां आपका सब निकाल लेने, छीन लेने की नियत, कभी टैक्स से, कभी कुछ, कभी कुछ। और इसी का नतीजा है कि अभी एक रिपोर्ट आई, और वह रिपोर्ट जो थी, उस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से भारत में यह हालत हो गई है कि भारत के लोग अपना खर्च चलाने की स्थिति में नहीं, और उनकी जो स्थिति है उसमें वो अपने घरेलू खर्च चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। अब आप सोचिए, घर चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। यह खबर है, आप पढ़ लीजिए, यह रिपोर्ट है। आज लोगों की उधार के सहारे चल रही है जिंदगी। सेविंग्स यानी बचत घट रही है, देनदारियां बढ़ रही हैं। घरेलू बचत पर 2015 के 32.2% से घटकर वित्त वर्ष में 2024 में 30.7% रह गई। यानी इतनी बुरी स्थिति में हो गई। आप बताइए, जीडीपी के 6.2% तक पहुंच गई देनदारियां। जितनी जीडीपी की है उस तरह से पहुंच जा रही है, और कारपोरेट सेक्टर में लगातार जो लगाम लग रही है, सरकार उसे निर्धारित कर रही है अपने ढंग से, उसके कारण सारी चीजें हो रही। यानी कोई और नहीं, खुद सरकार दोषी। और जब सरकार दोषी हो तो आप कहेंगे क्या करें? तो सरकार असल में आपको इसी तरह रखना चाहती है, और इसके लिए जुटी हुई, क्योंकि हर मोर्चे पे फेल है। तो जब फेल है तो वो क्या करती है?
तब वो करेगी कि विपक्षी नेताओं को बदनाम करो, किसी और को बदनाम करो, और उसके लिए खेल किया जाता है, उसके लिए भ्रष्ट अफसरों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं भ्रष्ट क्यों कह रहा हूं, आप देखिए, आपको एक खबर दिखाता हूं। एक ये खबर है, ये भी आप देख लीजिए। तमाम सारे लोग कहते हैं आईएएस अफसर खेमका ने तो वाड्रा के खिलाफ ये कार्रवाई कर दी थी, वाड्रा के ये करी थी। आप ये समझ लीजिए, इस खेमका के खिलाफ और संजीव वर्मा के खिलाफ केस दर्ज था कि उन्होंने हरियाणा वेयर हाउसिंग में नियुक्तियों में धांधली की, और इसमें जो भाजपा के समय में चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने इसके खिलाफ जो चार्जशीट, पूरे आरोप आ गए, चार्जशीट बन के फाइल हुई, लेकिन उस चार्जशीट को अदालत में फाइल करने से रोक दिया गया सरकारी आदेश के जरिए, उसकी अप्रूवल नहीं दी गई जांच की। अब आप सोचिए, यदि आपको यही बेसिक कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो कैसे पता चलेगा? यह उपहार दिया गया है कि आपने वाड्रा के खिलाफ जो किया था उसका यह लाभ है। ऐसे अफसरों को ईमानदार दिखाया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद 26 अक्टूबर 2012 को एक खबर लिखी थी, खेमकाज ऑर्डर ऑफ पब्लिसिटी स्टंट, वाड्रा केस रजिस्ट्री विद इन रूल। तो अब आप सोचिए, जिस रजिस्ट्री पे उसने सवाल उठाए थे वो विद इन रूल थी, और इस बात को लेके मैंने सबूतों समेत सारी बातें उस समय कही। लेकिन जो हालत करी इन लोगों ने, बदनाम किया, क्योंकि उसके सहारे गांधी परिवार को बदनाम कर रहे थे। गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करेंगे तो सत्ता बदल लेंगे, और अभी भी वो चीज छोड़ नहीं रहे। जब जब चुनाव आता है और सब आता है तो वाड्रा को ईडी तलब करने लगती है और सब कुछ करती है। वैसे कुछ है नहीं, कोर्ट में भी कह चुकी, कुछ नहीं मिला, फिर भी परेशान करती। अभी उनकी बेटी को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलनी, तो प्रियंका गांधी और वाड्रा को वहां जाना है बेटी के विदेश, और विदेश जाना था तो साहब फिर ईडी का आ गया। अब वो फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से परमिशन मिली, तब कहीं वो जाके गए तो भी उनको वो कर रहे हैं। तो उनका चलिए मैं आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जाऊंगा। आप सोचिए, ऐसे परेशान किया जाता है, यह करके देश को दूसरी तरफ भ्रमित किया जाता है, और दूसरा विश्वगुरु बनने का पूरा ड्रामा करते हैं। लेकिन जब दुनिया की बात आती तो पिछले 11 साल में भारत की कूटनीति, विदेश नीति इतनी बर्बाद कर दी है कि आज न भारत सम्मानित देशों में शुमार हो रहा है, न भारत को कोई दूसरे तरीके से विश्वसनीय मान रहा है, न भारत कहीं पर भी किसी चीज में मजबूत है, क्योंकि हम सिर्फ उपभोक्ता बन के रह गए। 145 करोड़ की आबादी, जो हमारी ताकत है, वो ताकत असल में अनप्रोडक्टिव है, यानी बिल्कुल बेकार ये आबादी है, सड़ी हुई आबादी है। अब जब यह स्थिति क्यों हुई है? क्योंकि हम कभी इजराइल के चरणों में बैठ जाएंगे, कभी हम ट्रंप के चरणों में बैठ जाएंगे, कभी कहीं बैठ जाएंगे। महात्मा गांधी ने 1938 में कहा था, अपने हाइजन में लिखा था कि फिलिस्तीन उतना ही अरब के लोगों का देश है जितना फ्रांसीसियों के लिए फ्रांस और अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड है, भारतवासियों के लिए भारत है। तो अब आप समझिए, जब यह बात कही थी तो ऐसे ही नहीं कही थी, सोच के कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इजराइल को देश बनाने के लिए अमेरिका पूरी साजिशें रच रहा था, उन्होंने उसको स्वीकृति नहीं दी थी। बहुत समय बाद जब उसे तमाम देशों ने मान्यता दे दी, तब आखिरी में भारत ने दी। भारत उसके पक्ष में नहीं था, और यही वजह है कि जब जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती थी, हमारे साथ यासिर अराफात खड़े होते थे, जो फिलिस्तीन के सबसे बड़े नेता। ईरान हमारे साथ खड़ा होता था, लेकिन
नरेंद्र मोदी ने पेगासस खरीदने के लिए, असलहे खरीदने के लिए और अडानी का बिजनेस चलाने के लिए, हाइफा पोर्ट दिलाने के लिए उन्होंने भारत की इज्जत गिरवी रखी। आज यह स्थिति है, भारत कहीं पर भी विश्वसनीय हालत में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आया, भारत भाग खड़ा हुआ, उसमें वोटिंग नहीं करी। इसी तरीके से जब जब जहां प्रस्ताव आए भाग लिया। इससे भारत की भगोड़े जैसी छवि बन गई। भारत को बड़ा उपभोक्ता देश होने के कारण तमाम चीजों में बुला लिया जाता है। आप इसका ये देखिए, कनाडा में जो G7 की मीटिंग हो रही है उसमें बुला लिया गया विशेष आमंत्रित सदस्य। वहां पर भारत को एक प्रकार से अपमानित किया जा रहा है। पीछे की पंक्ति में ऐसे खड़ा किया जा रहा है जैसे कोई सड़ा सा देश खड़ा हो। यह स्थिति कर दी है। ट्रंप लिफ्ट नहीं दे रहा है, हमारा प्रधानमंत्री पीछे पीछे भाग रहा है। आप बताइए, इतनी बेइज्जती हो रही हो और उसके बाद लोग कहें विश्व गुरु है। उस कारण से हमारे यहां रोजगार खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। जैसा मैंने बताया, MSME सेक्टर बंद हो गए, दूसरे और तमाम है, सरकार में भर्तियां नहीं हो रही हैं, निकल नहीं रही हैं, या पद खत्म हो रहे हैं, या आउटसोर्स रखे जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं, खत्म है, भविष्य ही खत्म। अब आप सोचिए, ना आपका देश में भविष्य, ना देश के बाहर भविष्य, क्योंकि कूटनीति भी खराब कर दी, ज्ञान का अभाव है। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर देंगे, लेकिन योजनाएं तो बना नहीं पाते हैं, तो नीति आयोग कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो भारत को न्यू ला के खड़ा कर दिया। बड़ी मुश्किलों से बनाया था, बहुत मेहनत की गई थी इसे बनाने में। जो बना के खड़ा किया वो इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब आपको सोचना है कि किस विजन के साथ आपको खड़ा, उनके साथ जो बनाने वाले हैं या उनके साथ जो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। फैसला तो आप ही को करना है। कीजिए। जय।